ओके, ठीक है। हाँ, तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताओ, मैं वापस ड्रॉ तो नहीं करने वाला हूँ। बताओ, उसमें कितने ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, और वो वैलेंस शेल का हिस्सा थे। मैं वापस ड्रॉ कर ही देता हूँ। देखो यहाँ पर, इनफैक्ट मैं पूरा ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको एकदम परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। आप देख सकते हो 1s2 2s2 2p4 मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम से आएंगे, ठीक है। और मैं सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम को कंसिडर करके पूछ रहा हूँ, एक ही ऑक्सीजन एटम को कंसिडर करके पूछ रहा हूँ आपको। दोनों ऑक्सीजन एटम को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। भले ही उस दूसरे वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मैंने इसके अंदर फिट किए, वो तो सिर्फ बॉन्ड बनाने के लिए पूछा है, ठीक है। अब मुझे इतना बताओ, अब मैं लिख भी देता हूँ नीचे, ये 1s2 है, ये 2s2 है, ये 2p4 था, ठीक है। 2p4 ही लिख रहा हूँ, 6 नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसके, ठीक है। ओके, अब बताओ कि वैलेंस, पहले ध्यान से वापस सुनो, पहले तो वैलेंस शेल में ऐसे कितने ऑर्बिटल्स हैं? वापस मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना, बिकॉज बहुत सारे लोग शायद उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। वैलेंस शेल में ऐसे कितने ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? उसका अभी तक किसी ने भी सही नहीं दिया आंसर। ओके, यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बराबर से उसे एनालाइज नहीं करते। अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अगर किसी को कुछ बोलना है तो। यहाँ एनालाइजिंग देखो, गलती क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो वो लोग 1s2 को देख लेंगे, तो 1s2 को अगर देखेंगे तो फिर उनको लगेगा कि 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ब्लू के, जो ब्लू ब्लू कलर के मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए, वो दूसरे ऑक्सीजन एटम के, मतलब वो वाला हिस्सा है जो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है। उसको छोड़ 3 ऑर्बिटल देख सकता हूँ, और 3 ऑर्बिटल देखूंगा तो कुछ लोग 3 ऑर्बिटल आंसर दे सकते हैं, जबकि मैं आपको बार बार क्वेश्चन में एक चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल पूछ रहा हूँ कब से। दूसरा वो लोग क्या और क्या एक पार्ट है जहां गलती कर सकते हैं, वो लोग क्या करेंगे पता है, सिर्फ 2p वाले को हिस्से को ही देखेंगे, क्योंकि उनको लगता है यार ओवरलैपिंग तो सिर्फ 2p वाले वाले, और हो सकता है उनके दिमाग में यह आए कि सिर्फ 2p वाला हिस्सा जो है वो वैलेंस है, क्योंकि उनको लगता है सबसे बाहर जो होता है वही तो वैलेंस होता है। पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, वैलेंस कभी भी ऑर्बिटल नहीं होता है, वैलेंस कभी भी शेल होता है। वैलेंस कभी भी शेल होता है, और शेल कैसे इंडिकेट होता है, जो उसके आगे नंबर होते हैं, उसके आगे जो नंबर होते हैं वो डिसाइड करते हैं शेल को। तो यहां पर जो नंबर है वो 2 है, 2s2 एंड 2p4, इसका मतलब ये दोनों ही वैलेंस शेल का हिस्सा है। और अब अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि 2 ऑर्बिटल वो जो है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आंसर इज 2। आंसर 1 दिया था, 100% श्योर कि यहाँ पर उन्होंने क्या सोचा होगा, उन्होंने सिर्फ 2p को देखा होगा। और पर अच्छी बात है किसी ने 3 नहीं दिया, क्योंकि वो लोग 1s को भी देख सकते थे। तो मैंने सब कुछ क्लियर किया, समझ में आया मैंने क्या बोला, कैसे देखते हैं। इसीलिए या तो जब आप ड्रॉ करोगे तो उसमें से पहले तो सबसे पहले देखो कि वैलेंस कौन है। अब वैलेंस देखते वक्त हो सकता है कि कभी कभार 3 से रिलेटेड बातें आए, तो 3s2 3p2 जो भी है 3 के अंदर, 3s 3p 3d सबके सब वैलेंस है। अगर उस एटम की कॉन्फ़िगरेशन 3 पे बंद हो रही है, उस एटम की कॉन्फ़िगरेशन अगर 3 पे बंद हो रही है, तो उस, अभी एक और चीज थोड़ी देर में बताऊंगा, जानते हो अभी फिलहाल इतना काफी है। बड़ी सब इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको अच्छे से पढ़ना है कंसेप्चुअली। तो फिलहाल इतना समझ में आया मैंने क्या बोला?
कितने ऑर्बिटल्स खाली है, कितने ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो बॉन्डिंग या ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो समझ में आया? दो है, बराबर है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज पूछना है कि यहाँ पे देखो कुछ लोगों ने तो सही भी बोला था, मुझे ये पूछना है कि क्या आपने वही गलती की थी जो मैंने बताया? ये जो लोग 1 बोल रहे थे वो यही गलती कर रहे थे जो मैं बोल रहा था? जो आंसर 1 दे रहे थे क्या यही गलती कर रहे थे जो मैंने बताई? तो इस गलती को अगली बार से दोहराना मत, ठीक है? आंसर इज 2 ऑर्बिटल्स, और यही 2 ऑर्बिटल्स को हम लोन पेयर बोलते हैं, इन्हीं को हम लोन पेयर बोलते हैं। यही मैं कब से बता रहा हूँ, यही है वो 2 लोन पेयर। और इसीलिए तो बोला जाता है कि जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये एक ऑक्सीजन की बात चल रही थी, तो हमें भी सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन के बारे में बता रहा हूँ। ये जो दिख रहा है आप ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, वो 2 लोन पेयर यहाँ पर भी दिख रहे हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन में भी दिख रहे हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गए वो ये रहे, जिनमें से एक ने सिग्मा बनाया और एक ने पाई बनाया। समझ में आया मैंने क्या बताया? समझ में आया? यही वो 2 लोन पेयर है। ठीक है, ओके। अब एक और कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल अभी साइड में रखो सब कुछ जो थियरी लिखी है, मैं कुछ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ इस पे हो सके तो सब लोग नेटवर्क जोन में रहना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, देखो सुनो, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक पहले आपसे पूछूंगा फिर देखते क्या होता है। समझो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6, कोई भी एटम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, 3s2, ठीक है, 3s2 एंड 3p2, थ्री पी टू, ठीक है? ऐसे हाइपोथेटिकल, अभी प्लीज इस एटम के बारे में मत सोचना है ये कौन सा एटम है, कोई लेना देना नहीं उससे। मुझे बताओ ये कॉन्फ़िगरेशन जो अभी मैंने लिखी है इसके मुताबिक कितने ऑर्बिटल्स खाली है? आपको क्या लगता है इसमें कितने ऑर्बिटल्स है जो वैकेंट है? मेरा क्वेश्चन है, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं जो वैकेंट है? वैकेंट ऑर्बिटल पूछ रहा हूँ इन मैं आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं पूछ रहा हूँ, पहले वैकेंट बताओ फिर हम हाफ फील्ड देखेंगे। मुझे बताओ इसमें कितने ऑर्बिटल्स है जो वैकेंट है, प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हार्डली कोई सही बता पाएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक अगर आपको कोई पूछे कि कोई तो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, अब बताओ इसमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तो क्या आंसर है? कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स? ओके, अच्छी ट्राई है, बट एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो, वो ये अप्रिसिएशन के लायक है, मतलब आई थिंक ट्राई मेरे को अच्छा लगता है, आंसर नहीं देना बिल्कुल पसंद नहीं मेरे को, जब आंसर नहीं आता तो बहुत दिमाग खराब होता है मेरा, कि मैं इतना जोर जोर से कब से बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस बोल रहा हूँ और मेरे एफर्ट्स का कोई मतलब ही नहीं निकलता, फिर धीरे धीरे मेरा दिमाग खराब होने लगता है, और फिर मैं भी फिर उतना डीप में जाके और इतना अच्छे से एफर्ट लेके नहीं पढ़ा था, कोई मतलब ही निकलता, ठीक है उसका। पर आप में से कुछ है जो अच्छा एफर्ट लेते हैं, तो सबको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं अभी भी कंटिन्यू रखता हूँ उसको, वैसे ही पढ़ाता हूँ अभी भी मैं। हाँ, ठीक है, काफ़ी लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। हाँ, सबका जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही आंसर आया, और वो आंसर 100% रॉन्ग है, मुझे पता था यहाँ पर आंसर आएगा 1। क्या सोच रहे हैं ये लोग सोच रहे हैं कि 1s2, जो लास्ट का पूरा भूल जाओ, जान दो, यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि हम वैलेंस शेल को देखते हैं, यहाँ पे वैलेंस, अच्छा पहले ये बताओ वैलेंस शेल कौन है यहाँ पर, कौन सा शेल है वैलेंस, वैलेंस शेल कौन है, नंबर क्या है उसका ना? तो अब इतना समझ में आना चाहिए कि 3, हम इससे ये समझ में आ गया कि एटलीस्ट आपको वैलेंस शेल देखने आता है, ठीक है? वो जो 3 जिसके आगे लिखा है वो वैलेंस शेल है, तो उसके आगे वाले को सबको भूल जाओ, सब कहानी इसके अराउंड ही घूमने वाली है।
अब क्वेश्चन था कि इसके अंदर कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स है। सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, रॉन्ग कैसे हो गया, एक ही तो है 3s2 3p2, मतलब 3p के अंदर 3p के अंदर मैंने ये p है, इसमें 1 और 2, तो यही तो ऑर्बिटल खाली है, यही तो खाली है, तो वही आंसर आना चाहिए, बट आंसर इज 6। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है मैंने जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया था, तो जैसे ही 3 चालू होता है आपका वैलेंस शेल कौन सा चालू हो गया, थर्ड। अच्छा 3 में डी नहीं होता है क्या? मैंने आपको जब पढ़ाया था 3 में डी होता है या नहीं, पहले ये बताओ। मैंने आपको ऐसे ही सिखा था, एकदम इजी भी था। 1 के पास s होता है तो 1s, 2 के पास 2 है तो 2s 2p, 3 के पास 3s 3p 3d, 4 के पास d 4f। बताओ क्या 3 के नहीं होता है? ऑब्वियसली ना, यही तो लिंक है इसीलिए तो मैंने इसीलिए होता है के पास डी, और अगर के पास डी होता है तो भले ही आपकी तो क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वहां पे उसके इलेक्ट्रॉन्स यही इसके पास और नहीं है, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि 100% मेरे को पूरा लग रहा था 100% सब आंसर रॉन्ग देंगे, और वही हुआ, सबके सब ने रॉन्ग दिया, बट एटलीस्ट ट्राई तो किया। समझ में आया कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आया तो अभी बताओ मुझे कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, प्लीज आंसर। जिन्होंने पहले किया है फिर भी वापस करो, कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स, आंसर बताओ। समझ में आया? तो कभी भी अगर क्वेश्चन आया ना वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं, तो उसके लिए पहले ये सोचो कि वैलेंस शेल कौन सा है। 3 आया तो ये सोचो कि यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के धोखा मत खा जाना। देखो कि यार 3 आ गया तो 3 मतलब है कि 3s भी है 3p भी, और 3d भले ही नहीं लिखा इसका मतलब 3d है उसके अंदर। समझो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं और वो 4s पे बंद हो जाए, समझो किसी की कॉन्फ़िगरेशन आ जाए 4s1 तक, तो आपको क्या लगता है उसके अंदर एक भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है? बहुत सारे इनफैक्ट, क्योंकि अगर 4s पे अगर कॉन्फ़िगरेशन बंद हो जाती है तो उसका 4p खाली पड़ा है, उसका 4d खाली पड़ा है, उसका 4f खाली पड़ा है, इतने सारे वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं उसके पास। समझ में आया? इस तरह से वैकेंट ऑर्बिटल देखते हैं, तो कभी धोखा मत खाना इसको लेके। क्लियर? ये समझ में आया ये पार्ट? एफ ऑर्बिटल नहीं हो सकता इसके पास, कैसे हो सकता है एफ ऑर्बिटल? स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया था ना मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ाया था, चाहिए तो वापस जाके देखो एक बार, जाके वापस देखो कि n इक्वल टू 3 जो है उसके पास कितने शेल्स होते थे, कितने सब शेल्स होते थे, 3 ही सब शेल्स होते थे, s p और d। तो इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स 6 है, ये ध्यान रखना, कभी गलती से भी इसको मत भूलना, ठीक है? और इसका कितना इंपॉर्टेंस है आप आगे देख रहे हैं। हाँ सही बोल रहे हो नंदिनी, बट वो डिपेंड करता है ना कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी है। मैंने कॉन्फ़िगरेशन पी तक ही लिखी थी ना, बट ठीक है मैंने कॉन्फ़िगरेशन तो पी तक ही लिखी थी, मैंने तो कॉन्फ़िगरेशन पी तक ही लिखी थी। हाँ अगर नंदिनी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखता कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d1, तो वहां अभी वहां पर वैलेंस शेल कौन हो जाता? अभी जो मैंने बोला उसमें वैलेंस शेल कौन बन जाता? 4। हाँ तो अभी 4 बन जाता, तो फिर अभी अगर आप 4s अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते तो फिर अभी उसके पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स है ना। 3s यूज हो गया, 3p यूज हो गया, 3d यूज हो गया, बट कितने वैकेंट ऑर्बिटल अब बच गए? एस अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन एस पे एंड है तो 4 का p पड़ा है, 4 का d पड़ा है, 4 का f पड़ा है, तो डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिपेंड करता है एलिमेंट क्या है। समझ में आया मैंने क्या बोला? और ये चीज बाद में वापस मैं आपसे पूछूंगा भी, तो आपको और ज्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग आए। तो इसको लेके मैं एक और बेस्ट बताता हूँ। देखो एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना, थोड़ा हाई लेवल आपकी स्टेज पे, थोड़ा सा हाई लेवल है, ज्यादा भी नहीं, आपको समझाऊंगा आपको समझ जाएगा।
अब ये मत सोचना कि सर आप क्या ये टॉपिक से हटके कुछ और पढ़ा रहे, कुछ हटके नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब टॉपिक से रिलेटेड। अब तक मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना। आपको पता है, पहले मुझे आप बताओ कि नाइट्रोजन के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है, ये बताओ पहले आप ही। नाइट्रोजन के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है? देखो इसका कितना अच्छा, इसके पीछे कितना अच्छा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। नाइट्रोजन के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है वो बताओ। मैंने पी ब्लॉक याद करने बोला है, प्लीज याद करो, फटाक से आंसर आना चाहिए। गलत। नाइट्रोजन के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है? प्लीज पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो बहुत, टीचर को बहुत बुरा लगता है, मेरे को तो स्पेशली लगता है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ, आंसर इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है। अब बताओ, आप सबको मैंने एक चीज बताई थी, इनफैक्ट पढ़ाया था भी, पीसीएल5 होता है कि नहीं होता है? सुना है ना? पीसीएल5 होता है क्या, इतना बता दो। होता है या नहीं होता है, इतना बताओ। होता है, एग्जिस्ट करता है पीसीएल5, आपने सुना भी है ना? क्या आपने कभी एनसीएल5 सुना है? एनसीएल5 सुना है? अच्छा, क्या लगता है आपको, एग्जिस्ट करता होगा या नहीं करता होगा? आपने सुना नहीं, ठीक है, तो एग्जिस्ट करता होगा या नहीं करता होगा? ऐसे ही तुक्का मार लो, जो करना है ऐसे ही ट्राई करो। क्या लगता है आपको, एनसीएल5 हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब एग्जिस्ट करेगा या डज नॉट एग्जिस्ट? और अभी जो मैंने थियरी पढ़ाई ना, उसमें बेस्ड ही है। ओके, कोई बात नहीं, ट्राई तो कर रहे हो एटलीस्ट। एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? इट डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करेगा। रीजन क्या है पता है आपको? मुझे बताओ, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वैलेंस शेल बता दो, एकदम लास्ट बता दो, सिर्फ लास्ट। क्या है, कहां पर एंड होता है? बताओ लिख के। मतलब ऐसा आपका आंसर है 2p3 2p4 जो भी है, लिखो। क्या कहां पे एंड होता है? ओके, ठीक है, दो लोगों ने दिया आंसर, ठीक है, काफी है जितने लोग हैं जिन्होंने भी दिया 2p3। अब आप मुझे बताओ, 2p3 है तो इसके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल बचे, सोचो। नाइट्रोजन के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल बचे? सोचो सोचो थोड़ा सा। नाइट्रोजन के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल बचे? हम्म, बराबर बराबर। नाइट्रोजन के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल है? नंदिनी आपने दो आंसर दिया है। क्या, क्या मानूं मैं? वापस लिखो एक बार, आपका क्या आंसर है? नाइट्रोजन के पास, आपके जो कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने लिखी उसके मुताबिक नाइट्रोजन के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स है? नाइट्रोजन के पास कितना वैकेंट ऑर्बिटल है? ओके, मैं ख्याल से काफी वेट कर लिया, इतने लोग ही आंसर, दो लोगों ने आंसर दिया है। ओके, आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन है 2p3। अगर कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है, इसका मतलब वैलेंस शेल जो है वो 2 है, और 2 के पास p तक ही होता है, और p3 इसका मतलब है p1 p2 p3, सब हाफ फिल्ड है। मतलब एक भी वैकेंट ऑर्बिटल बचा क्या? नहीं बचा। इसके पास डी होता ही नहीं है, मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो अब आप सोचो कि उसके पास जो हाफ फिल्ड है, जो हाफ फिल्ड है p1 p2 p3, उसमें उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक, दो और तीन। एक p1 में, एक p2 में, एक p3 में। इसका मतलब है NCl3 तो बन सकता है, क्योंकि क्लोरीन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। पर आप बताओ, क्या NCl5 बन सकता है? NCl5 बनने के लिए क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? सोचो सोचो, लॉजिक लगाओ, बहुत कंसेप्ट में जा रहा हूं मैं, कोशिश करो। ऐसे पढ़ने में मजा आता है केमिस्ट्री। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तब NCl5 बनेगा? ऑब्वियसली 5। अरे 5 क्लोरीन आ रहे तो हर एक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। हर क्लोरीन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह कहाँ है? 3 इलेक्ट्रॉन रखने की तो जगह है। तो क्या NCl5 एग्जिस्ट करेगा, आप सोचो। यस और नो? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ?
अब यही सोचो PCl5, क्या PCl5 एग्जिस्ट करता है? ऑब्वियसली मैंने बोला भी था, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा कैसे हो गया? जबकि नाइट्रोजन के नीचे बराबर फास्फोरस है, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस है, और जो एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो नाइट्रोजन 5 क्लोरीन नहीं जोड़ सकता है, बट फास्फोरस जोड़ रहा है, ऐसे कैसे हो गया? अच्छा अब मुझे बताओ कि फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी से उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। वही जैसे आपने 2p3 लिखा था ना, वैसे ही फास्फोरस का क्या रहेगा? फास्फोरस का क्या रहेगा? पूरा मत लिखो, हाँ पूरा, सिर्फ लास्ट का लिखना है। परफेक्ट, एक आंसर आया अभी। आई थिंक कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, एकदम फटाक से आंसर दे सकते हो। उसका 2p3 था, तो इसका क्या होगा? यस यस, आंसर आपने आंसर दे दिया, ठीक है लैंड्रॉय, वही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो इजी है, उसका 2p3 था, इसका क्या होगा? 3p3। इसके नीचे और इसके नीचे वाले एलिमेंट का पूछूंगा तो क्या होगा? 4p3, 5p3, 6p3, ऐसे होता है। तो इसीलिए ऊपर वाले का याद कर लेते तो नीचे वाले सब ऑटोमेटिक याद हो जाता है, वही तो रहता है। अभी सोचो 3p3 है, 3p3, अब बताओ कितने वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास? सोचो कितने वैकेंट ऑर्बिटल है फास्फोरस के पास, दिमाग लगाओ। आपके दिमाग में आंसर आ चुका होगा ऑलमोस्ट, कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा, मतलब मैं तो भी बता रहा हूँ फिर भी। कितने वैकेंट ऑर्बिटल है? 5। कैसे? क्योंकि इस बार उसका जो शेल है, वैलेंस शेल, वो थर्ड है, और 3 के पास CS 3p3d भी होता है। भले ही 3p3 है, P के तीनों इन्वॉल्व हो चुके हैं, बट D पूरा खाली है। और अगर D पूरा खाली है, तो आप सोचो PCl5 बनने के लिए क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं? 5। क्या 5 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है फास्फोरस के पास? यस और नो? ये आंसर है। अब देख सकते हो आप वैकेंट ऑर्बिटल का कितना बड़ा फर्क पड़ता है, ये कंसेप्ट है। समझ में आया मैंने क्या समझाया? तो कितना इंटरेस्टिंग था और कितना इंपॉर्टेंट था। इसीलिए वैकेंट ऑर्बिटल पता होना बहुत जरूरी है। इससे आप ये पता कर सकते हो कि एटम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इट्स वन ऑफ द वे। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आप इसी से चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट इट्स वन ऑफ द वे टू चेक वेदर दिस कंपाउंड एग्जिस्ट और नॉट। समझ में आया क्या बताया मैंने? इसीलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि PCl5 एग्जिस्ट करता है, क्योंकि PCl5 के अंदर जो फास्फोरस है, फास्फोरस जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3p3 है, और 3p3 है तो ऑब्वियसली उसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल 0 नहीं है, उसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल 5 है। तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं होता जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया, तो आप तो 0 ही बोलते। समझा पूरा कंसेप्ट? क्लियर है? स्पेशली लैंड्रॉय, आपने आंसर भेजा था इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। आपको क्लियर है? आपने आंसर ही भेज दिया इसलिए। समझ में आया? देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इंटरेस्टिंग भी तो है। क्या है इसमें जो इंटरेस्टिंग नहीं है, ये बताओ। और कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लिंक हो रहा है, देखो। क्लियर है? ओके चलो, तो ये मैं आपको अभी से ध्यान रखना है कि वैकेंट ऑर्बिटल कोई पूछे तो पहले आप क्या देखोगे? उसका शेल नंबर देखो, फिर शेल से रिलेट करो कि उसके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, और फिर लिंक करके बताओ कि वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। समझ में? अगली बार से ध्यान रखना। चलो अच्छी बात है, इतना तो हो गया। ओके, अब वापस हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखो क्या लिखा है। इसीलिए प्लीज पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट लर्न कर लो प्लीज, ठीक है? पी ब्लॉक के सारे, इनफैक्ट वैसे तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही लर्न करना है, बट देन टू अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम तो करो, आसान होते जाएगा। ओके, देखो क्या लिखा है। इलेक्ट्रॉन्स, 7th पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर पेयर्ड इन द वैलेंस शेल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो पता ही है हमें, जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड है वो क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन? नहीं। कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पा रहे थे? जो हाफ फिल्ड है। ऑर्बिटल के अंदर अगर ऐसा मैं बोल दूं, अगर मैं बोल दूं कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, समझो ये पी वाला ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है। प्लीज इस पे ध्यान मत देना मैंने कैसे इलेक्ट्रॉन भरे, अब आपको आता है वो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। तो आप ही देखो इसमें कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं। क्यों? ये 2 हाफ फिल्ड है, क्या ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? वो ऑलरेडी फिल्ड है। जो
जो ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो तो इनफैक्ट क्या बनते हैं आगे जाके, लोन पेयर। तो आगे जाके क्या बनते हैं, लोन पेयर। ठीक है, तो देखो वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर पेयर्ड इन द वैलेंस शेल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, हाउएवर इन एन एटम इफ देयर इज वन और मोर वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, then these electrons can unpair and participate in the bond formation provided the energies of the field and the vacant orbital differ slightly from each other। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और आपको शायद ही समझ में आया होगा क्योंकि काफी बड़ा लिखा हुआ है, और इसको समझने के लिए आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आना आगे जरूरी है, बट ठीक है मैं बताता तो भी इसको बताने के लिए। देखो मैं आपको इसको बताने के लिए भी मैं आराम से बता सकता हूँ और कंफ्यूज भी हो जाओगे आप वापस से। ठीक है, कंफ्यूज इन द सेंस मतलब मैं थियोरी नहीं बताऊंगा, उसके पहले बताने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा मुझे बताओ कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वापस लास्ट वाला बता दो। अच्छा इस थियोरी को पहले याद, आपके दिमाग में इसकी थियोरी है ना कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं, जितने हाँ इस थियोरी से इतना तो सबको समझ में आया ना कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। हाँ अब ये समझिए, इसके साथ आप मुझे बताओ कि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ओके दो आंसर आ भी गए, ठीक है अच्छी बात है। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। प्लीज मैं वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है या अनपेड ऑर्बिटल है, कितने अनपेड ऑर्बिटल है। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये बताओ कि इसमें कितने अनपेड ऑर्बिटल्स है, क्योंकि हम इस थियरी के मुताबिक यही तो पढ़ रहे हैं, जितने अनपेड ऑर्बिटल्स होते हैं या जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। तो कितने अनपेड ऑर्बिटल है, प्लीज आंसर करो। आंसर करोगे तो मजा आएगा पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी। दो लोगों ने आंसर किया, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। ओके क्लियर कट दिख रहा है 2p2, इसका मतलब है दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, या मैं बोल सकता हूँ दो वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसके मुताबिक कार्बन के अंदर कितने बॉन्ड बनने चाहिए, इस थियरी के मुताबिक, जो इस थियरी ने बोला है बार बार कि जितने अनपेड ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही बॉन्ड बन सकते हैं। तो क्या लगता है कितने बॉन्ड बनने चाहिए अभी, कार्बन कितने बॉन्ड बनाना चाहिए फिर, दो। पर आपको क्या लगता है, आप बचपन से क्या पढ़ रहे हो, जब से भी आपने पढ़ा है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, आपके नॉलेज के हिसाब से कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है। हो गए कंफ्यूज, मैंने आपको बोला ही था कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार। बचपन स्कूल से तो आप पढ़ रहे हो कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है हमेशा। ठीक है, अब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल पूछ रहा हूँ कार्बन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है, सबको पता है। फिर ये क्या बात हो गई, ये तो पूरा अलग ही हो गया, फिर तो ये थियरी वैलिड ही नहीं है। फिर तो ये थियरी को कोई भी साइंटिस्ट की जरूरत ही नहीं, कोई भी आके बोल देगा ये तो थियरी रॉन्ग है। नहीं थियरी रॉन्ग नहीं है, एक्चुअली थियरी ने ऐसा बोला है, ध्यान से सुनना अभी क्या है। फिर कार्बन चार बॉन्ड कैसे बना रहा है, देखो कार्बन चार बॉन्ड इसलिए बनाता है, रीजन ये है, आपने कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, कार्बन होता है 6 है ना, तो 1s2 2s2 2p2 बराबर। अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, तो इसको मैं कट कर रहा हूँ। ओके ध्यान से देखते जाना, अगर 2s2 हो गया 2s2 हो गया 2p2, यही है कार्बन के लिए, यही कार्बन के बारे में मैंने अब तक आपको बताया और आपको भी पता इतना। तो इसके मुताबिक क्लियर कट दिख रहा है स्क्रीन के अंदर कि दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो फिर तो दो ही बॉन्ड बनने चाहिए थे, तो कार्बन चार बॉन्ड कैसे बना रहा है फिर, क्योंकि कार्बन इसलिए चार बॉन्ड बना रहा है क्योंकि थियरी ने ये भी बोला था कि अगर अगर इस एटम को कहीं से एनर्जी मिल जाए, अगर इस एटम को कुछ एनर्जी मिल जाए कि अगर वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को अनपेड कर दे, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है ना, वैलेंस ही है, अगर वो अपने उसको कहीं से इतनी एनर्जी मिल जाए या बाहर इतनी एनर्जी प्रेजेंट है कि ये इलेक्ट्रॉन अनपेड हो सके और अनपेड होकर इधर आ जाए, कंडीशन ये है कि उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए उसे, या फिर ऐसा होना चाहिए कि जो ये एक एस है और एक पी है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम है तो थोड़ी सी एनर्जी अगर इसको मिलेगी तो ये फटाक से
इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के पी में चला जाएगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम ही तो है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपैड हो जाएगा और वहां चला जाएगा, तो अब देखो क्या सिचुएशन होने वाली है। ऐसा आगे आपको करना भी है वैसे भी। ये इलेक्ट्रॉन एस से किधर आ गया, अभी पी में। समझ में आया क्या बोला मैं? तो ये अब इलेक्ट्रॉन वहां से अनपैड होके पी में चला गया, प्रोवाइडेड के एस और पी के बीच में एनर्जी गैप शुड बी स्मॉल, गैप कम होना चाहिए। अगर गैप ज्यादा होगा तो आप ही सोचो, गैप ज्यादा होगा तो कैसे जाएगा, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो कहां से मिलेगी उसको एनर्जी? समझ में आया मैंने क्या बोला? एस से एक इलेक्ट्रॉन निकल के अनपैड होके किधर चला गया, पी में। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? नेचुरली कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो आप अब तक मैंने आपको सिखाया है, या आपने जो बोला क्या थी, 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p2, अब क्या होगी 1s2 2s1 2p3। तो ये जो अभी आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, या आपने जो आपने बोली थी, उसको बोलते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज नोन एज ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो जो नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको बोलते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जिस भी एटम की कॉन्फ़िगरेशन आपको नेचुरली पता है, वो सारी की सारी क्या है, हर एटम की अपनी ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने इसमें से क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पर भेज दिया है। तो क्या लग रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर गया मतलब एक्साइट हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान रखना, दो चीजें होती है, जो नेचुरल होती है उसको बोलते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है उसको बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, जैसे मैंने यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। समझो अगर किसी में आगे जाके ऐसा हुआ कि मैंने दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, तो उसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ दैट एटम, तीन किया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ दैट एटम। समझ में आया मैंने क्या बोला? डिफरेंस समझ में आ रहा है, ग्राउंड क्या होता है और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? ये जो अभी मैंने लिखी है, ये कौन सी है? ये जो अभी लिखी है मैंने, जहां पर आपको मतलब मैं बोल रहा हूँ ओरली, सुन के बताना, सुनो अच्छे से और फिर बताओ, ठीक है? 1s2 2s 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड है या एक्साइटेड है? ओके, मतलब मैं ऑडिबल हूँ इतना तो पक्का है, ये तो प्रूफ हो गया। ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा फिर से सुनो अभी, 1s2 2s1 2p3, ग्राउंड और एक्साइटेड। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, और प्रिसाइजली आपको बोलना है तो कौन सा एक्साइटेड स्टेट है वो लोग स्टेट भी पूछते हैं, कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, आपने कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो। आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सब समझ में आ जाएगा। आप बस लेक्चर अटेंड करते जाओ, अगर आपने एक भी लेक्चर मिस कर दिया पूरा लिंक टूट जाएगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आप वो लेक्चर वीडियो रिकॉर्डेड है उससे देखो, जितना भी आपको समझ में आए, ठीक है? अब देख सकते हो आप कार्बन के अंदर, ये जो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद अब कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है या कितने अनपेड ऑर्बिटल्स है? कितने अनपेड ऑर्बिटल्स है? 4। और इस तरह से वो 4 बॉन्ड बनाता है, इस तरह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाता तो है, बट कौन से स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में बनाता है क्या? नहीं, ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाता। कौन से स्टेट में बनाता है? अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो 4 बॉन्ड बनाता है। समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट भी आ सकता है कि कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया ये पूरा कंसेप्ट? क्योंकि ये समझ में आया होगा तो आगे जब भी एक्साइटेड का कॉन्सेप्ट आएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सब क्लियर रहेगा आपको। मुझे इतना एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको अभी समझ में आया तो। समझ में आया इतना? ओके, क्लियर? ओके, अब वापस आप है ना ये स्टेटमेंट पढ़ो,
जो मैंने अभी पढ़ा था, जो बहुत फास्ट मैंने पढ़ा था, 7th वाला पढ़ो खुद से सब लोग, और फिर मुझे बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अच्छे से पढ़ना। प्लीज लेक्चर खत्म होने से पहले पढ़ लेना। आई होप अभी ये स्टेटमेंट क्लियर है। पढ़ो चाहिए तो वापस। ओके, 2 लोग का आंसर आ चुका है, 2 लोग को तो समझ में आ गया। बाकी ठीक है, तो यही इसका मतलब है। इन्होंने यही बोला है कि आप जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार अगर कोई फील्ड ऑर्बिटल है और उसके सामने कोई वैकेंट ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो वो फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के वैकेंट ऑर्बिटल में जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट द फील्ड ऑर्बिटल एंड वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी है इट शुड स्लाइटली डिफर। समझ में आ गया? ओके, आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है हालांकि, बट मुझे एक चीज पूछनी है। T2 हो गया, इसका मतलब 3 लोग गायब हो गए। अच्छा, इसीलिए पूछना था क्वेश्चन कि मुझे ये बताओ, वो इंटरेस्टिंग था या आपको मतलब इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा ये चैप्टर, इतना बताओ सिर्फ। जेन्युइनली आंसर चाहिए मुझे, ऐसी कुछ नहीं। अगर आपको नहीं 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 इंटरेस्टिंग लग रहा है इट्स ओके, मुझे सिर्फ जेन्युइनली चाहिए आंसर, ताकि मुझे इतना तो समझ में आए कि किसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या किसको नहीं है। बताओ चलो जल्दी, लेक्चर खत्म होने से पहले। ओके, 3 लोगों को तो 3 लोगों को तो ठीक है, 4 लोग। ओके, ताकि मुझे एटलीस्ट पता तो चले कितने लोग हैं जिनको केमिस्ट्री में एटलीस्ट थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो बाकी का हम आगे कंटिन्यू अगले क्लास में करेंगे। और जो भी मैंने आपको बोला, आप जितना हो सके उतना रिकॉल करके खुद से लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अभी भी आपको वीबीटी नहीं लिखना है, अभी वीबीटी का 1 पॉइंट